हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। पिछले पार्ट में आपको हमने विभिन्न सॉल्यूशन यानी बिलेनों के साधारण को व्यक्त करने की बहुत सारी एक्सप्रेसिंग बहुत विधियां हमने बताया था, जिसमें आपको हमने परसेंटेज बता दिया, एक्सटेंट बता दिया और मोलरिटी यानी मोलरता, ये 3 चीजें बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ पर जो शेष बचे हुए हैं पॉइंट, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर एक चीज आपको हम जरूर बता दें कि चूंकि 11th में भी जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, गणनाएं हैं, उनमें हमने अभी जो उसमें पिछले पार्ट में आपको बताया था कि वहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम में कितना जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व है, उसका कैलकुलेशन भी करना है। तो यहाँ पर उसमें भी हमने परसेंटेज बिलेन के साधारण को ही व्यक्त करना है। तो परसेंटेज और स्ट्रेंथ और मोलरिटी ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ पर दोनों क्लास के लिए कॉमन रूप से ये चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसको आपको ध्यान से देखना है और जो भी मेन पॉइंट होंगे हम जो बोर्ड में लिखते हैं यहाँ पर आप सभी नोट्स भी करते चलेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर मोलैलिटी, मोलरता। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आप मोलैलिटी यानी मोलरता के बारे में आपको बता रहे हैं। किसी विलायक के 1000 ग्राम में यानी 1000 ग्राम विलायक सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट यानी विलेय के ग्राम भारों की संख्या, मतलब चाहे आप मोलों की संख्या भी कह सकते हैं, ग्राम भारों की संख्या को विलेन की मोलरता यानी मोलरिटी कहलाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन केजी और 1000 ग्राम। 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में भी आप कह सकते हैं ऑफ द सॉल्वेंट इट इज डिनोटेड बाय एम, इसे स्मॉल एम से शो किया जाता है। तो इस तरह से आपको फाइनली ये तो मालूम हो चुका कि मोलरिटी क्या है। मोलरिटी मतलब 1000 ग्राम विलायक। देखिए यहाँ पर आप एक चीज कंफर्म रखें कि विलेन और विलायक दोनों में डिफरेंट है। यदि 1000 ग्राम विलेन होता तो विलेन में चूंकि विलेय यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों इंक्लूड रहते हैं, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब यदि विलायक सिर्फ लिखा हुआ है तो मतलब उसमें विलेय अलग है, विलायक की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो अलग होगी। तो यहाँ पर जो मोलरता यानी मोलरिटी और मोलरिटी दोनों में मेन डिफरेंट यही है कि मोलरिटी में जो मोलरता है, मोलरता में किसी विलेन के, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में, विलेन के 1 लीटर आयतन, यहाँ पर केवल सॉल्वेंट लिया जाएगा, क्योंकि विलेन में विलेय यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होंगे। यहाँ पर केवल हमें सॉल्वेंट में 1000 ग्राम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन डिजॉल्व एनी सॉल्यूट, कोई भी जो सॉल्यूट डिजॉल्व है, घुला हुआ है, उसके मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं या परमाणुओं जो भी होगा उसकी संख्या को हम यहाँ पर मोलरिटी कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसको आपको एक एग्जाम्पल से शो कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें 200 ग्राम यानी 200 ग्राम वाटर जल में 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व है, घुला हुआ है। अब इसकी मोलरिटी आपको ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पर भी जो मोलरिटी है, मोलरिटी में भी हमने पीछे जो मोलरिटी यानी मोलरता में फॉर्मूला बताया था, सेम वही लगेगा।
सिर्फ उसमें क्या अंतर हो जाएगा, उसमें आपको जैसे वहां पर आपने रखा था द्रव्यमान सैल्यूट का मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैल्यूट इनटू 1000। इतना तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, चाहे वो मोलरिटी हो या मोलरिटी हो। बस यहां पर आपने जो भी रखा हुआ था उसमें वैल्यूम था, आयतन था, विलेन का ml में वैल्यूम आयतन, यहां पर जो विलायक है उसका ग्राम में द्रव्यमान, तो यहां पर विलायक का ग्राम में द्रव्यमान यानी W रख देंगे, है ना। मास ऑफ, इसको बोलते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये आपको रखना है। बस केवल इतना अंतर दोनों में हो जाएगा और बड़ी आसानी से इस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर 4 ग्राम ये मास ऑफ सैल्यूट हो जाएगा, तो यहां पर 4 ग्राम हो जाएगा अपॉन NaOH जो दिया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैल्यूट, विलेय का अणु द्रव्यमान NaOH Na23 प्लस O16 प्लस 1 इक्वल 40 आपको मालूम हो चुका है, इनटू 1000 अपॉन यहां पर W दिया हुआ है कितना, ये 200 ग्राम 200 ग्राम, तो आप इसको सीधे 200 ग्राम रख लेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सीधे आपको कैलकुलेट करना है 520 अपॉन 40 इक्वल 1/2m, ये आपका आंसर आ गया सीधे। तो इस तरह से आप किसी भी विलेन की मोलरिटी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड जो नेक्स्ट है, फिर पॉइंट में आता है फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता। फॉर्मलता जैसे कि नाम ये है, फॉर्मल यानी फार्मूले से लिया गया शब्द है। यहाँ पर किसी भी रासायनिक युग का एक निश्चित सूत्र होता है, उस सूत्र में अलग अलग यानी डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक निश्चित रेशियो में, निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, वो उसका एक मॉलिक्यूल्स कहलाता है, अणु कहलाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी है, किसी भी विलेन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के सूत्र द्रव्यमान यानी ग्राम फार्मूला मास जो होता है, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलेन की फॉर्मलता कहते हैं। यहां पर इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सैल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स फॉर्मेलिटी। इसे कैपिटल F से शो करते हैं, यहां पर आपको ध्यान में रखना है। इसका भी सेम वही फार्मूला है, आपको केवल ध्यान रखना है, मतलब मास ऑफ सैल्यूट F इक्वल फार्मूला में एंड मास ऑफ ग्राम फार्मूला मास। तो यहां पर मास ऑफ सैल्यूट हो गया, विलेय का द्रव्यमान हो गया, और विलेय का ग्राम फार्मूला मास, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम फार्मूला मास लिखेंगे। यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास था बस वही चेंज होके यहाँ पर ग्राम फार्मूला मास हो गया है, और सब वही फार्मूला है, इनटू 1000 अपॉन V, मतलब सॉल्यूशन का ml में जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर,
अब जैसे मान लो कि हम इसको, ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया है, इस फार्मूले से इसमें किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम एक एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक आपको एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। 5.85 ग्राम NaCl, ये सॉल्यूट है। NaCl is dissolved in 500 ml solution। 500 ml सोल्यूशन में विलेन में NaCl के 5.85 ग्राम डिजॉल्व है, खुला हुआ है। अब इसकी फॉर्मेलिटी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले में इन सभी मानों को आप बड़े आराम से रख लें। जैसे मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूट NaCl है, इसका मास कितना दिया हुआ है 5.85 ग्राम। तो यहाँ पर आपको रख लेना है 5.85 ग्राम। अब इसका ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का ग्राम फार्मूला मास कितना होगा, Na का 23 प्लस Cl का 35.5 इक्वल 58.5 आ गया, इनटू 1000 दिया हुआ है अपान भी, यहाँ पर ml में जो वॉल्यूम है विलेन का सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो यहाँ पर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, यहाँ पर 500 आप सीधे कर लें। इस तरह से अब आपको इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा वो इसके फॉर्मेलिटी होगी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट नॉर्मलिटी है, यानी नॉर्मलता। नॉर्मलता किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित सॉल्यूट यानी विलेय के ग्राम भारों की संख्या या विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मतलब किसी भी विलेन के 1 लीटर आयतन में किसी भी विलेय के सॉल्यूट के जितना ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान खुला हुआ है या जितना तुल्यांकी द्रव्यमान खुला हुआ है वही उस विलेन की नॉर्मलिटी कहलाती है। यहाँ पर केवल इसे कैपिटल N से शो करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और सेम वही फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर केवल वहां पर आपने मॉलिक्यूलर वेट लिया हुआ था, यहाँ पर केवल इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांकी द्रव्यमान लेना है। तो यहाँ पर इसका N इक्वल होता है फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान या बटे विलेय का इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान जिसे आप m/e के रूप में भी शो कर सकते हैं, जैसे इसको हमने m कर लिया, n इज इक्वल टू तो m/e इनटू 1000/v तो इनटू 1000/v। ये शॉर्टकट फार्मूला भी आप शो कर सकते हैं बड़ा। ए मतलब इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी आपकी शायद समझ में आ गई होगी। जो 11th के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी बिल्कुल सरल तरीका है कि विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी द्रव्यमान, सिर्फ आपको ध्यान रखना तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या इक्विवेलेंट यानी ग्राम या कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ही विलेन की नॉर्मलिटी कहलाएगी। इसे n से शो करते हैं। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा भी देते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये इक्विवेलेंट क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है, इसको हमें समझ लेना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हम आपको तुल्यांकी द्रव्यमान
पहले समझा देते हैं, फिर इसको फार्मूले से एक एग्जाम्पल से आपको इसको क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी बताने के पहले, चूंकि इक्विवेलेंट यानी तुल्यंकी द्रव्यमान क्या है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि 12th के स्टूडेंट्स तो काफी कुछ जानते भी हैं, लेकिन 11th के स्टूडेंट के लिए ये एकदम से नई चीज है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे, क्योंकि उसमें जब ट्राइटेशन में आपको वॉल्यूमेट्री यानी आयतनमिति से आपको ट्राइटेशन करना होगा, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल में भी इसकी आवश्यकता होती है। जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं, और डिफरेंट जितने भी डिफरेंट सब्सटेंस है, पदार्थ है, उनके इक्विवेलेंट निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले नंबर 1 में एसिड का यानी अम्ल का, दूसरा है बेस का, क्षार का तुल्यंकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर में आता है सॉल्ट, लवण का, फिर फोर्थ नंबर में आता है ऑयल्स का, आप कैसे निकालेंगे। फिर फिफ्थ नंबर में आता है ऑक्सीडेटर का, और छठवें नंबर में आता है रेड्यूसर का। इस तरह से मतलब आप अम्ल का अलग निकालेंगे, क्षार का अलग निकालेंगे, सॉल्ट का अलग तरह से होगा, आयंस का आप अलग तरह से निकालेंगे, ऑक्सीकारक का अलग तरह से निकालेंगे, और अपक्षयक का अलग तरह से निकालेंगे। इस तरह से ये बहुत सारी प्रोसेसिंग है। कॉमन रूप से हम आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आप जो मेन चीज है एसिड का, जैसे किसी भी एसिड का आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तुल्यंकी भार निकालना है, तो उसमें एसिड का जो भार है यानी मास ऑफ एसिड का भार क्या, मॉलिक्यूलर मास, अणु द्रव्यमान जितना भी होगा, एसिड का मॉलिक्यूलर मास अपॉन, एसिड है तो एसिड की बेसिडिटी यानी क्षारकता, क्षारकता बराबर इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, तुल्यंकी द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि HCl है, HCl यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 35.5 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 36.5 अपान। अब इसकी बेसिडिटी हमें निकालना है, तो बेसिडिटी निकालने के लिए सबसे सरल तरीका है कि इसमें आप H देख लो, कितने H है, किसी भी एसिड में जितने H होंगे उसको हम उसकी बेसिडिटी कहते हैं। सीधी सी बात, एक H है वॉल्यूम तो सिंगल बराबर जो कहते हो 36.5, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम हो जाएगा। इसी तरह से बेस है, यदि क्षार है तो क्षार के लिए आपको इसकी वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन इसकी एसिडिटी, इसकी अम्लता। अब इसकी अम्लता आप कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए NaOH है, तो NaOH मतलब इसमें आप OH काउंट कर लो, सीधे सीधे OH काउंट करो, जितना काउंट OH होगा इसमें वही उसकी एसिडिटी मानी जाएगी, सीधे सीधे बिल्कुल, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। अब यहाँ पर NaOH मतलब 23, 16, 1 इक्वल 40 अपान एक ही OH है मतलब 1 इक्वल इसका इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया। अब जैसे मान लो कि H2SO4 है, H2SO4 का यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो लगभग 98 आता है। इसका मॉलिक्यूलर मास 98 है। अब इसमें इसकी बेसिडिटी आपको जितना S दिख रहा है वो मतलब 2 है, तो इसका 2 = 49। तो इसके मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में डिफरेंट है, मतलब इसकी जो इक्विवेलेंट या तुल्यांकी भार होगा 49 होगा और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 98। यहाँ पर यदि इसके स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं तो भी आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो इसका यदि स्ट्रक्चर आप देखें तो O, यहाँ पर OH, ये OH यानी बेसिकली 2 है, इसके स्ट्रक्चर से भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। या इनके लिए हम आपको यहाँ तक सॉल्ट के लिए यहाँ तक एक आपको हम बिल्कुल एक सरल तरीका बता रहे हैं कि आप इसको ये चीजें यदि आपको ध्यान में नहीं रहती कभी भी, तो बिल्कुल सबसे सरल तरीका है कि इसमें किसी भी, चाहे वो एसिड हो यानी अम्ल हो, चाहे वो बेस हो मतलब क्षार हो, चाहे वो साल्ट हो यानी लवण हो, सभी में केवल आपको उसमें पॉजिटिव ओवेस यानी धन कितना है, धन परमाणु कितना है, केवल आप काउंट कर लो सीधे सीधे, बस उसके मॉलिक्यूलर वेट में आप डिवाइड कर दो सीधे सीधे, तो बिल्कुल सरलता से उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इन्हीं एग्जांपल्स में आप देखें, जैसे HCl में कितना प्लस है, केवल 1 तो H प्लस है, मतलब ये सीधे 1 आ गया। यहाँ पर NaOH ये बेस है, क्षार है। यहाँ पर आप देखिए NaOH में Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है सिंगल, इसलिए यहाँ पर 1 भाग लग गया सीधे सीधे। यहाँ पर H2SO4 आप देख रहे हैं, यहाँ पर H2SO4 में 2H यहाँ पर प्लस में है, इसलिए +2 है, तो यहाँ पर +2 का भाग दे देंगे, मतलब 2H। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी अम्ल क्षार या लवण में, किसी भी अम्ल क्षार या लवण में जितना धनात्मकता होगी, पॉजिटिविटी होगी या पॉजिटिव पार्ट होगा, उसी को आप उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे सीधे सीधे, तो यहां पर उसका इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा। अब और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपको दिया गया एक बेस हम दे रहे हैं, एक बेस है, मान लीजिए यहां पर आपको CaOH का वोल्टेज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अब आपको इसकी एसिडिटी देखने की जरूरत नहीं है, हमने बताया उसमें कितना प्लस इंक्लूड है। तो यहाँ पर Ca आपको मालूम है 2+ होता है, तो यहाँ पर Ca 2+ है, मतलब इसका टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे, जितना भी आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे, आप 2 से डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर वेट को, तो जितना भी आएगा वो उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, मतलब उसका तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा। अब इसी तरह से कोई लवण है, सॉल्ट है, जैसे मान लीजिए यदि आपको सॉल्ट का देखना है तो यहां पर हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर NaCl है। अब NaCl में एक Na+ है, Cl- है, तो Na पॉजिटिव कितना है, सिर्फ सिंगल है, तो NaCl मतलब इसका जितना भी होगा Na23 यानी 23 + 35.5 = 58.5 अपान कितना है 1, तो इसको 1 इक्वल इतना ही आएगा, मतलब इसका NaCl का मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास और बिल्कुल सेम टाइप होगा। अब इसके बाद यहां पर हम आपको बताते हैं, जैसे आयंस है, कोई भी होगा आयंस, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस, तो यहाँ पर जितने भी आयंस यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, जितना भी इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसमें उस चार्ज को आप
भाग दे देंगे, मतलब उसके चार्ज से उसके एटॉमिक वेट को डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा वो आपका इक्विवेलेंट मास होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको दिया जा रहा है, एक हम छोटा सा उदाहरण लें, ऑक्जेलेट आयन। मान लीजिए आपके पास ऑक्जेलेट आयन दिया हुआ है। अब इसको ध्यान में रखिए, ये ऑक्जेलेट आयन, तो ऑक्जेलेट आयन, अब जैसे ऑक्जेलेट आयन मान लीजिए COO नेगेटिव बॉन्ड, COO नेगेटिव, ये एक आपको आयन मिला। तो यहां पर इसके टोटल ऑफ जितना भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, टोटल जितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा अपॉन, यहां पर 2 माइनस चार्ज है तो इसके अपॉन 2 कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इनमें जैसे भी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका बिल्कुल आपको यहां पर सीधे इक्विवेलेंट निकाल लेना है। अब यहां पर इसके बाद देखिए, यहां पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेटर और रिडक्शन, जो ऑक्सीकारक और अपक्षयक है, उनमें भी आपको उनके इक्विवेलेंट मास इसी तरह से निकालने हैं। यदि ऑक्सीकारक है तो उसमें, अब जैसे यहां पर आपको इतनी चीजें मालूम हो गई, यहां पर 2 चीजें महत्वपूर्ण रह जाती हैं, एक ऑक्सीकारक ऑक्सीडेटर और रिड्यूसर अपक्षयक। ऑक्सीकारक का तुल्यांकीय द्रव्यमान वह संख्या है जो यह शो करती है कि उसके एक अणु, मतलब यहां पर आपको सीधे तौर पे देख लेना है कि ऑक्सीकारक के एक अणु का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान अपान उसके द्वारा जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए, मतलब एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना, सिंगल एटम, एक अणु के द्वारा, सिंगल मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीकारक के का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन उस ऑक्सीकारक के द्वारा एक अणु के द्वारा एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अपक्षयक का यदि करना है तो बस वही चीज है, सेम चीज। अपक्षयक का तुल्यांकीय द्रव्यमान क्या होगा, अपक्षयक के एक अणु का, एक मॉलिक्यूल्स का मास, द्रव्यमान अपॉन उसके द्वारा एक अणु के द्वारा रिड्यूस किए गए, छोड़े गए, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस इस तरह से बड़ी आसानी से आप इनको सभी तुल्यांकीय द्रव्यमान हमने बहुत डिटेल से बता दिया है। यदि इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट्स कर सकते हैं, हम आगे और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर केवल अपने को नॉर्मेलिटी देखना है सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए जो एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, 5 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर ब्लेन में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। अब इसको आप इस फार्मूले में जो नॉर्मल हम बता चुके हैं इसमें सीधे रख देना है। तो यहाँ पर W कितना है, 5 ग्राम है, तो ये 5 आप अपॉन इसका NaOH कितना है, NaOH यानी 40 हो गया इनटू इसका अणुभार है या इक्विवेलेंट, सॉरी यहाँ पर तुल्यांकीय भार 40 होगा, क्योंकि NaOH Na+ आपको हम बता चुके हैं, तो 40 अपान 1 40 आएगा। अब 1000 अपान V कितना है, 1 लीटर मतलब 1000, इसको भी ml में कन्वर्ट करना होता है, मतलब ये सीधे सीधे 1/8 m आ जाएगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से ये नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे ख्याल से ये चीजें काफी हमने डिटेल से किया हुआ है, शायद समझ में भी आई होगी, इनको आप नोट भी कर लिए होंगे। अब जो अगले पॉइंट्स हैं हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।